देखिए, जैसे ही रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तब से लगातार छात्र जो कि आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं सरकार इस योजना की तारीफ ये कहते हुए कर रही है कि इससे आर्मी में जोश और होश का तालमेल तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ आर्मी की क्षमता भी एनहांस होगी। वहीं वो छात्र जो लगातार आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार आर्मी में पुराने समय से चली आ रही कंसिस्टेंसी को तोड़ना चाह रही है और इसके साथ साथ इस योजना के तहत भर्ती हुए जवान जिन्हें अग्निवीर कहा गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भविष्य में अग्निपथ योजना ही वो योजना होगी जो नौजवानों की भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती करवाएगी। इस योजना के तहत सबसे पहले नौजवानों को महज 4 साल के लिए सेना में सेवा देनी होगी और उन्हें अपनी ड्यूटी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ही या तो उन्हें सेना में रखा जाएगा या फिर उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा, जैसा कि आप समझ ही गए हो। आइए देखते हैं सरकार ने इस योजना को लेकर क्या सोच रखा है और वो इसे क्यों लागू करवाना चाहती है, क्या परिस्थितियां हैं सरकार की। देखिए, इस योजना को लेकर सरकार का कहना है कि इससे आर्मी में नौजवानों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ साथ आर्मी की औसत उम्र जो कि आजकल 30 से 32 साल है, उसे 25 से 26 साल तक लाया जा सकेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमें सेना की औसत उम्र को कम ही क्यों करना है, वो 30 से 32 साल सही क्यों नहीं है सेना की औसत उम्र। देखिए, इसको लेकर आर्मी का कहना है कि वो सोल्जर जिनकी उम्र ज्यादा है, उनकी जब ड्यूटी डिफिकल्ट टेरेन में लगती है तो उनकी कैजुअलिटीज के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में युवा मौजूद हैं ही, तो हम अपने जवानों की बेफालतू कैजुअलिटीज की रिस्क क्यों लें। तो ये जिस प्रकार के भिन्न भिन्न डेमोग्राफिक एरियाज इंडिया के हैं, शायद ही किसी और देश के होंगे। एक तरफ सियाचिन है जहाँ पर हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ती है, तो दूसरी तरफ आपके पास जैसलमेर है, वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि खाल ही शरीर को छोड़ दे। और देखिए, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है डिफेंस बजट। जी हाँ, इसको लेकर सरकार का कहना है कि अग्निपथ योजना लागू होने से डिफेंस की बजट में पेंशन का वजन कम होगा। इससे होगा क्या कि ये जो धन जो कि सेना की पेंशन पर खर्च होता था, वो अब सेना की मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होगा। तो सवाल ये उठता है, क्या पहले सेना का मॉडर्नाइजेशन नहीं होता था? तो क्या पहले सेना के मॉडर्नाइजेशन पर पैसा खर्च नहीं होता था? होता था, लेकिन जब हम दुनिया की बड़ी वैश्विक शक्तियों में से एक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करना होगा, वो भी भरपूर तरीके से। देखिए, भारत को अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, वो भी उस समय जब भारत का सबसे ताकतवर पड़ोसी कौन? पाकिस्तान? जी नहीं, पाकिस्तान तो इस वक्त चाय पीने में व्यस्त है, वो है चाइना। जी हाँ, चाइना हमसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दे रहा है। हाल ही में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना रोबोटिक आर्मी और जेनेटिक मॉडिफाइड सोल्जर पर लगातार काम कर रहा है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के अतिरिक्त सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल श्री अनिल पुरी जी ने कहा था कि आने वाले समय में लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी से लड़ाई जाएंगी, और बात भी सही है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिससे आप कहीं बैठे होते हैं और कहीं निशाना लगा रहे होते हैं। जैसे हाल ही में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन से मार गिराया था, और अफगानिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आज के समय में हमसे अच्छा कर रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा इस वक्त अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने की जरूरत है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आए, उसमें इजराइल का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। इजराइल जिसकी कुल जनसंख्या अभी ठीक से 1 करोड़ भी नहीं हो पाई है, उसने पूरे गल्फ कंट्रीज को नाप के रख दिया है। उसने ऐसा कैसे किया है? वो किया है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। हाल ही में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ को मार डाला, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके। ये वही चीफ थे जो ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ मोहसिन फरीखजादे का डेली रिटर्न टाइम को एनालिसिस किया और उसको फॉलो किया। जिस सड़क का इस्तेमाल वो साइंटिस्ट अपने घर आने के लिए करते थे, मोसाद ने उस सड़क पर एक गाड़ी खड़ी कर दी जिसमें एक रोबोटिक गन इस कदर फिट करी गई थी। जैसे ही उसने साइंटिस्ट की गाड़ी को आते हुए देखा, तो उसने साइंटिस्ट को उसमें पहचान लिया और उन पर गोलियों की ताबड़तोड़ वर्षा कर दी। आपको पता है उस ऑपरेशन की सटीकता कैसी थी? बगल में साइंटिस्ट की पत्नी भी बैठी थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, केवल साइंटिस्ट को ही 4 से 5 राउंड गोलियां लगी थी। और इस ऑपरेशन को पूरा मोसाद ने हजारों मील दूर रहकर किया था, ईरान में बिना ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए। तो अब आप समझ गए होंगे कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व कितना है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी कितना काम करना और बाकी है। देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी हम सपनों में तो सीख नहीं जाएंगे कि कोई सपना आया और भाई हम ऐसी टेक्नोलॉजी सीख गए। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर खर्च करना पड़ेगा, जब जाके आप ऐसे ऑपरेशन अंजाम दे पाएंगे। और जब भी हम बात है रिसर्च पर पैसा खर्च करने की करते हैं तो हम अपनी रिसर्च पर केवल अपने डिफेंस बजट का 6% तक ही खर्च करते हैं। हमारा डिफेंस बजट करीबन 5.25 लाख करोड़ का है, जो दुनिया में इसे तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट बनाता है। ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की कुल GDP के बराबर है और वहाँ के म्यांमार की सेना ने बेफालतू तख्ता पलट करके रख दिया है। इतना तो हम अपनी सेना पर अकेला खर्च कर देते हैं। देखिए, रक्षा बजट का करीबन 70% हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं, यानी कि सैनिकों को सैलरी और पेंशन देने में, जो कि करीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को आखिर अग्निपथ योजना लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। बाकी के 1.5 लाख करोड़ से ही हमें सेना के लिए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, रडार और बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। आप क्या सोचते हैं अग्निपथ योजना के बारे में? कमेंट करके बताएं। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।